हेलो एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ओम्स लॉ। आज हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम रवि है। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया हुआ है फिजिक्स डिपार्टमेंट से, एंड आफ्टर दैट आई हैव ज्वाइंड एमएससी इन एनआईटी नागपुर इन फिजिक्स डिपार्टमेंट। आई हैव आल्सो क्लियर्ड गेट एग्जामिनेशन इन 2021 एंड इन 2018 आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड आईआईटी जैम एग्जामिनेशन। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। ओम्स लॉ के बारे में देखते हैं क्या होता है। बेसिकली ओम्स लॉ को एक जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने दिया था इन 1827 में। ठीक है, तो इनके बारे में देखते हैं। ये जर्मनी के एक फिजिसिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने इन ईयर ऑफ 1827 ओम्स लॉ को दिया था। तो इसमें इन्होंने बताया था कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, सपोज करते हैं कि हमारा ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इसका ये रेजिस्टेंस हो गया, इसको हमने इस तरीके से शो कर दिया जिगजैग फॉर्म में, और इसका दूसरा एंड हो गया। तो पहले एंड को अगर हमने पॉजिटिव टर्मिनल माना और दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल माना, और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, और इन दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया दैट इज वी। तो जो करंट आई फ्लो कर रहा होगा इस सर्किट में, वो इस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपना इसका स्टेटमेंट नोट डाउन करते हैं। ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो बोलता है कि जो वोल्टेज अक्रॉस ए कंडक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है to the current flowing through it provided all physical conditions and temperature remain constant। यहाँ पर फिजिकल कंडीशन का मतलब कि जैसे प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, टेम्परेचर हो गई, ये सारी कंडीशन जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में जो वोल्टेज होता है अक्रॉस कंडक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट के, दैट इज आई। तो यहाँ पर अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम रेजिस्टेंस आर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो हमारा बेसिक फार्मूला हो गया ओम्स लॉ का वो हो गया V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से हम इस कंडक्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आर की वैल्यू को देखें तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा वी बाई आर, और इसकी यूनिट अगर हम निकालनी चाहें तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी फॉर वोल्टेज, और वोल्टेज की जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है, दैट इज वोल्ट डिवाइडेड बाई करंट मीन्स एम्पियर। ठीक है, तो वोल्ट पर एम्पियर को हम बोलते हैं ओम, इसका सिंबल होता है ओमेगा से। ठीक है, तो ये हमारा ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने मटेरियल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला होता है हमारा ओमिक मटेरियल, और दूसरा होता है हमारा नॉन ओमिक। बेसिकली ओमिक मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और नॉन ओमिक मटेरियल जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे कि हमारा सेमीकंडक्टर हो गया। और ओमिक मटेरियल हो गया हमारे क्या, कोई भी हमारा कंडक्टर, जैसे कि हमारा मेटल हो गया या फिर कॉपर वायर हो गई, तो ये हमारे ओमिक मटेरियल कहलाते हैं। अब हम ओम्स लॉ से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन को देखते हैं। तो इसके बेसिकली दो एप्लीकेशन हम नोट डाउन करते हैं। तो पहला एप्लीकेशन अगर हम देखें, पहले हम यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, दैट इज एप्लीकेशंस। इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो पहला अगर हम देखें, जो कि फार्मूले से हमारे यहाँ पर दिख रहा है, कि हम किसी भी सर्किट में जो कंपोनेंट्स उसके होते हैं उसके क्रॉस वोल्टेज, करंट, उसके रेजिस्टेंस, इन सबको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ इज यूज्ड टू फाइंड आउट current, potential, resistance of a circuit। और उसमें जो सर्किट में हमारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं उसके क्रॉस हम पावर को भी इससे निकाल सकते हैं। इसका दूसरा अगर हम एप्लीकेशन देखें तो बेसिकली जो डीसी मोटर्स होते हैं या फिर डीसी शंट होते हैं उसमें ये करंट को डाइवर्ट करने के काम में आता है। ठीक है, इट इज यूज्ड टू डाइवर्ट करंट इन डीसी मोटर्स। ठीक है, इसके दो मेन एप्लीकेशंस हो गए। अब इस ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो उसको भी हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। लिमिटेशंस, ठीक है, तो पहली लिमिटेशन अगर हम यहाँ पर देखें तो जो ओम्स लॉ होता है वो यूनिलेटरल डिवाइसेस के लिए काम नहीं करता है। यूनिलेटरल डिवाइसेस का मतलब होता है कि जिसमें करंट फ्लो करने की बस एक ही डायरेक्शन होती है, जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सभी। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल फॉर यूनिलेटरल डिवाइसेस, नॉट एप्लीकेबल फॉर यूनिलेटरल डिवाइसेस।
एग्जाम्पल में देख लें क्या इसमें हो जाएगा हमारा, सॉरी ये एग्जाम्पल होगा यहाँ पर। तो इसके एग्जाम्पल में हमारा डायोड आ जाएगा, ट्रांजिस्टर आ जाएगा, ट्रांजिस्टर, ये सारे हमारे यूनिलेटरल डिवाइसेस होते हैं जो कि करंट को बस एक लिमिटेड डायरेक्शन में ही फ्लो करने देते हैं। इसका दूसरा अगर हम लिमिटेशन देखें तो ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिसमें कि हमारा करंट और वोल्टेज का रेशियो ये कांस्टेंट नहीं होता टाइम के साथ साथ, तो ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। इसमें सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जैसे जैसे हम अपने वोल्टेज को बढ़ाएंगे, उसमें वेरिएशन करेंगे, वैसे वैसे उस डिवाइस के अंदर फ्लो करने वाला करंट भी हमारा उस अनुपात में नहीं बढ़ता, उस रेशियो में नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो उनका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक, नॉट एप्लीकेबल फॉर डिवाइसेस where the ratio of V and I is not constant। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, सेमीकंडक्टर। तो ये हो गया हमारे इसके। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल के थ्रू हम एक प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल, तो सपोज करते हैं कि कोई हमारा ये सर्किट है जिसके एक एंड पर एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ है इस तरीके से, और यहाँ पर एक पावर सप्लाई लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है, जिसका जो वोल्टेज है वो V है और इसमें करंट I फ्लो कर रहा है। हम लेट कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस जो हमारा बल्ब का है वो R है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर V और I की वैल्यू को पहले दे दें, सपोज करें कि हमारा जो वोल्टेज है यहाँ से ये 12 वोल्ट का है और जिसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है वो 2 एम्पियर का फ्लो हो रहा है। तो अगर हमें रेजिस्टेंस बताना हो कि बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो ओम्स लॉ से बता सकते हैं, दैट इज V इज इक्वल टू IR होता है। तो R की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो V/I दैट इज 12/2। यहाँ से 6 ओम, हमारा जो बल्ब हो गया उसका रेजिस्टेंस 6 ओम हो गया। तो अगर इस क्वेश्चन में हमसे बोल दिया जाए कि हमें अप्लाइड जो वोल्टेज है वो बताना है और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें 6 ओम दे रखी है, या फिर हम लेट कर लेते हैं कि R की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 8 ओम दे रखी है। ठीक है, तो हमें बताना है कि V की वैल्यू क्या होगी, और करंट अगर हमें गिवन है यहाँ पर कि 1 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, तो इस कंडीशन में अगर हम R की वैल्यू 8 ओम रखें तो V इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा IR मीन्स 8 टाइम्स 1। तो जो हमारा वोल्टेज अप्लाइड हो गया वो 8 वोल्ट हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वोल्टेज, करंट या फिर रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। और अगर हमें बोल दे कि पावर कैलकुलेट करना है इस सर्किट में कि बल्ब का पावर कितना है, तो पावर का जो फार्मूला होता है P इज इक्वल टू VI होता है। यहाँ पर V की जगह पर हम IR की वैल्यू को डाल देंगे, दैट इज I²R हो जाएगा, और इससे हम पावर को निकाल सकते हैं। तो अगर हम पहले कंडीशन के लिए देखें जहाँ पर I की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 2 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 2² और R की वैल्यू हो जाएगी 6, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 24 वाट। ठीक है, ये हमारा बल्ब का पावर हो गया। तो इस तरीके से हम पावर को, वोल्टेज को, करंट को और रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा, उसके कुछ एप्लीकेशंस देखे, लिमिटेशंस देखी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।